हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डी के सर आप सभी प्यारे मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं DLED सेमेस्टर फर्स्ट विज्ञान शिक्षण मतलब पेपर थर्ड को लेकर के आया हूं और आज हम इसके अध्याय फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण। तो दोस्तों इसमें जानेंगे कि प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं, मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं और उनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। तो प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति के द्वारा दी गई हैं वो सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज, मिट्टी, ये सब हमें प्रकृति के द्वारा दी गई हैं और इन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। आगे देखते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी हैं? वे सभी वस्तुएं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, मतलब मानव के द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं को मानव निर्मित या कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। जैसे कपड़ा, मकान, गाड़ी, साबुन, खिलौना, ये सभी कैसी हैं? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। आगे देखते हैं मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। तो दोस्तों जैसा कि इतिहास से पता चलता है कि प्राचीन काल में मानव की आवश्यकताएं भी सीमित थीं। मानव की आवश्यकताएं सीमित थीं, उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। फिर जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, विज्ञान ने अपनी प्रगति की, वैसे वैसे ही मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई। मनुष्य की आवश्यकताएं जब धीरे धीरे बढ़ती गई तो जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधन के द्वारा संभव ना था। भाई जब मनुष्य की जनसंख्या बढ़ गई, विज्ञान ने प्रगति की, सभ्यताओं का विकास हुआ, तो प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा मानव की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी, असंभव था। इसलिए मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुएं बनाने लगा। जब मनुष्य ने वस्तुएं जो बनाई तो इन्हीं वस्तुओं को क्या कहते हैं? हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे मानव निर्मित वस्तुएं कहाँ कहाँ यूज में देखी जाती हैं? जैसे वस्त्र बनाने में। वस्त्र बनाने में क्या होता है? जैसे पैंट, शर्ट, कुर्ता, टोपी, सलवार, पायजामा, जांघिया, बनियान, और जैसे अपने गर्म वस्त्र होते हैं ऊनी वस्त्र, जैसे कि शॉल, स्वेटर, ऊनी कपड़े, कंबल, लोई, ये सभी क्या हैं? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। आगे देखते हैं घरेलू कार्य में। घरेलू कार्य में कैसे यूज होती हैं? जैसे सिलाई, बुनाई, सजावट, खाना पकाना, दांतों की सफाई, कपड़े धोना, इन सब में घरेलू कार्यों में भी कुछ मानव निर्मित वस्तुएं यूज होती है। जैसे कि ब्रश होता है। आगे मूलभूत आवश्यकताएं। जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे भी बिना कृत्रिम वस्तुओं, बिना मानव निर्मित वस्तुओं के द्वारा संभव नहीं है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। अब हम मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी की बात अगर की जाए तो हालांकि जो हमें अनाज होता है वो प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन उसको उगाने के लिए भी मानव को कार्य करना पड़ता है, इसलिए वो भी मानव निर्मित में आ जाता है। कृषि कार्य। अगर कृषि कार्य की बात करें तो दोस्तों पहले कृषि करते थे, एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन वर्तमान में क्या है? कृषि करते हैं और उन्हें कृत्रिम वस्तुओं जैसे कि ट्रैक्टर और ट्राली, इंजन आदि के माध्यम से उनकी सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल, है ना। तो ये सब क्या है? कृत्रिम वस्तुएं हैं और इनका यूज हम कई तरह से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है संश्लेषित रेशा। तो दोस्तों जानते हैं इसके बारे में कि संश्लेषित रेशा क्या होता है? तो जो रेशा पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, किससे? पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित रेशा कहते हैं। और ये जो रेशा होते हैं वो उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। कैसे? उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। इस प्रकार के रेशे मजबूत, टिकाऊ और सस्ते होते हैं। ये जल्दी सूख जाते हैं। जैसे कि अगर धूप में हम एक सूती कपड़े को डालें और एक इस प्रकार के रेशा जैसे टेरिकॉट, पॉलिस्टर या नायलॉन ऐसे कपड़ों को डालें तो सूती वस्त्र देर में सूखते हैं और ये जल्दी सूख जाते हैं। अगर हाथ से मुट्ठी से दबाएं तो ये सिकुड़ते भी नहीं है, जबकि सूती कपड़ा सिकुड़ जाता है। लेकिन इनकी एक कमी ये होती है कि ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए जब भी इन्हें पहना जाता है तो आग से सावधानी बरती जाती है।
अगला पॉइंट है दोस्तों प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का रूप होता है और इसमें भी उच्च अणुभार के बहुलक होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च अणुभार के बहुलक होते हैं, जैसे पॉलीथीन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सभी प्लास्टिक के रूप हैं। अब प्लास्टिक की कठोरता और गलनांक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। दोस्तों थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो एक ऐसा प्लास्टिक जिसे बार बार गर्म किया जा सकता है और बार बार ठंडा किया जा सकता है, अर्थात इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार की प्लास्टिक को बार बार गर्म तथा ठंडा किया जा सकता है। ये प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाते हैं और इनका पुनः चक्रण संभव है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम पीवीसी कहते हैं, यह थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। अगला प्रकार होता है प्लास्टिक का थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। तो दोस्तों थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक में क्या होता है? जैसे थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक जो होती है उसे बार बार गर्म नहीं कर सकते और बार बार ठंडा नहीं कर सकते। जैसे थर्मोप्लास्टिक को बार बार गर्म करके बार बार ठंडा कर लेते थे, उन्हें उसमें पुनर्चक्रण होता था, लेकिन थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक में बार बार गर्म और बार बार ठंडा नहीं कर सकते। इन्हें गर्म करने पर मुलायम तो होती हैं, ठंडा करने पर कठोर भी होती हैं, लेकिन इन्हें बार बार गर्म और ठंडा नहीं कर सकते, अर्थात इनका पुनः चक्रण संभव नहीं है। जैसे कि बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। जैसे कि जो कुकर का हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। आगे देखते हैं प्लास्टिक की उपयोगिता। तो दोस्तों आजकल हमारे दैनिक जीवन प्लास्टिक बहुत उपयोगी है। जैसे बिजली के प्लग, स्विच पैन, कंघी, हत्ता, ये सब किसके बने होते हैं? बेकेलाइट नामक प्लास्टिक से बने होते हैं। पॉलीथीन से तो हम सब जानते हैं कि मार्केट जाते हैं तब भी पॉलीथीन का यूज होता है। पाइप, बाल्टी, थैली, न टूटने वाली बोतलें, ये सब पॉलीथीन से बनी होती हैं। मेलामाइन एक प्लास्टिक है, इससे बर्तन बनाए जाते हैं। थर्मोकोल, जिसे स्टाइलैंड भी कहते हैं, इस थर्मोकोल नामक प्लास्टिक से खिलौना, पैकिंग और संचालक सेल जो होते हैं अपनी बैटरी, मोबाइल की बैटरी वगैरह होती है कि फेस बनाने में होता है। अगला है एक्रिलिक। एक्रिलिक में क्या है दोस्तों कि कार तथा ट्रकों की खिड़कियां बनाई जाती हैं। एक्रिलिक में क्या है? कार और ट्रकों की खिड़कियां बनाई जाती हैं, विंडोज, जैसे कि बस की विंडो होती हैं जो शीशा वाली, और वो एक्रिलिक प्लास्टिक की बनी होती हैं। अगला है प्लास्टिक के उपयोग में सावधानियां या हानियां। तो दोस्तों प्लास्टिक का उपयोग करते वक्त हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा बहुलक होता है जो कभी भी जल से, मतलब पानी से सड़ता गलता नहीं है। तो और पॉलीथीन को जलाने पर धुआं वायुमंडल में फैल जाता है, जिससे पर्यावरण दूषित होता है। तो नंबर फर्स्ट क्या है? पॉलीथीन को जलाने पर इसका धुआं वायुमंडल में फैल जाता है और पर्यावरण को दूषित करता है। अगला सेकंड पॉइंट है पॉलीथीन की थैलियों में बनी हुई खाद्य सामग्री प्राय खुले में फेंक दी जाती है, जिसे जानवर खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है यह सड़ गलकर नष्ट नहीं हो पाती है, इसलिए प्लास्टिक का यूज बहुत सावधानी से और बहुत कम करना चाहिए। पॉलीथीन की थैलियाँ, जैसे कि पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं वो सीवर लाइन या नालियों में फंस जाती हैं, जिससे पानी का प्रवाह रुक जाता है और एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर प्रदूषण होने लगता है, अर्थात पर्यावरण दूषित होता है। अगला पॉइंट बिंदु देखते हैं कांच। तो दोस्तों कांच क्या है? कांच की अगर बात करें तो कांच एक प्रकार का मिश्रण होता है जो धातुओं के सिलिकेटों का विलयन होता है या मिश्रण होता है। साधारण कांच किस किस का मिश्रण होता है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है जो अपना साधारण कांच होता है। तो जो साधारण कांच होता है वो किस किस का मिश्रण होता है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। अब जो कांच होता है वो उसे ना तो हम ठोस कह सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से द्रव कह सकते हैं, क्योंकि कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। कांच जो होता है वो कोई यौगिक भी नहीं है, इसकी कोई संरचना नहीं होती। लेकिन जब कांच को
गर्म किया जाता है। जब कांच को गर्म किया जाता है तो कांच नरम हो जाता है और नरम होकर के द्रव के रूप में बदलकर बहने लगता है। इसलिए कांच को हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ऐसे याद रखना कि कांच क्या है, तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। क्या है? कांच एक अतिशीतित द्रव है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं गुण और संरचना। गुण और संरचना के आधार पर कांच के प्रकार। तो सबसे पहले है साधारण या मृदु कांच। तो दोस्तों साधारण कांच या मृदु कांच का निर्माण किससे हुआ है? जैसे अभी हमने पढ़ा कि सोडियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर और रेत। सोडियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर और रेत, इन सबको मिलाकर के साधारण कांच बनाया जाता है और इसका उपयोग परखनली बनाने में, खिड़की के शीशे बनाने में और बोतल बनाने में इसका यूज होता है। आगे कठोर कांच। कठोर कांच का निर्माण कैसे करते हैं? तो कठोर कांच में पोटेशियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर और रेत होता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परखनली मतलब प्रयोगशाला के सभी उपकरण बनाने में इसका उपयोग होता है कठोर कांच का। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि साधारण कांच का यूज कहाँ होता है, कठोर कांच का यूज कहाँ होता है। अगला पॉइंट एक और है इसमें, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। तो दोस्तों इसका जो निर्माण होता है वो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है फ्लिंट कांच या प्रकाशीय कांच। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। इसका उपयोग प्रिज्म तथा प्रकाशक यंत्र के लेंस बनाने में होता है और दृष्टि दोष को दूर करने वाले जो अपने चश्मा वाले लेंस होते हैं उससे बनाने में फ्लिंट कांच का यूज होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि चश्मा बनाने में किस प्रकार के कांच का यूज होता है, चश्मा के जो लेंस होते हैं उसे बनाने में किस प्रकार के कांच का यूज होता है, तो आप बताएंगे फ्लिंट कांच या प्रकाशीय कांच। नोट एक चीज़ और है कि जो धूप के चश्मा होते हैं उनमें कांच सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। उसमें कांच के साथ क्या मिला होता है? सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं मृतिका या मिट्टी। तो मृतिका या मिट्टी क्या है इसे समझेंगे। जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी का यूज करता है उसे चिकनी मिट्टी या किले कहते हैं। जो हम सब ने गाँव में रहते हैं तो उन्होंने कुम्हार को देखा होगा चाक से जो बर्तन बनाता है, तो जब वो जिस मिट्टी का यूज करता है उस मिट्टी को किले या चिकनी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? किले या चिकनी मिट्टी कहते हैं। लेकिन अब जब वो बर्तन बना लेता है तो कच्चे बर्तनों को भट्टी में पकाता भी है। तो जो कच्चे बर्तन होते हैं जब उच्च ताप पर भट्टी में पका लिए जाते हैं तो उन्हीं पके हुए बर्तनों को मृतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतिका कहते हैं। जो बर्तन पके हुए होते हैं उन्हें मृतिका कहते हैं। जैसे अब चीनी मिट्टी की बात करें तो चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृतिका है। चीनी मिट्टी भी एक सफ़ेद मृतिका है और चीनी मिट्टी के जैसे कप, प्लेट, केतली, बिजली के फ्यूज होल्डर आदि बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं साबुन। साबुन क्या है? साबुन रासायनिक रूप से उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये काफ़ी पूछा जाता है कि साबुन क्या है या साबुन किसका लवण है, तो सोडियम और पोटेशियम के लवण को ही साबुन कहते हैं। तो साबुन क्या है? रासायनिक रूप से साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ ही साथ वनस्पति तेल की क्रिया करने पर बनाया जाता है। अब साबुन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, बर्तन साफ करने का साबुन। हालांकि कपड़े धोने का साबुन जो होता है उसे साबुन ना कह करके उसे डिटर्जेंट या अपमार्जक कहें तो ठीक रहता है। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ अपमार्जक कहलाता है। जो साबुन होते हैं वो केवल मृदु जल के साथ झाग देते हैं और अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। तो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ अपमार्जक या डिटर्जेंट कहलाता है। जैसे कि हम लोग जब साबुन कपड़े धोने वाले लेके आते हैं तो उस टिकिया के ऊपर भी साबुन नहीं लिखा होता, उससे डिटर्जेंट लिखा होता है, डिटर्जेंट केक। तो आगे देखते हैं, यह कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है। यह रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है, साबुन से अलग होता है रासायनिक दृष्टि से देखें तो।
वैसे नाम आप साबुन ही कहेंगे, लेकिन अगर उसमें रसायन की दृष्टि से देखेंगे तो साबुन और डिटर्जेंट दोनों अलग अलग होते हैं, डिटर्जेंट या अपमार्जक। आगे है उर्वरक एवं रोगाणुनाशक। तो उर्वरक क्या है, जैसे पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं, जो पौधे होते हैं उनके जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। जब हम लगातार किसी एक ही स्थान पर खेती करते रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उर्वरा शक्ति का क्षय हो जाता है। अब जब उर्वरा शक्ति का क्षय हो जाता है तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसके लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए तत्काल क्या करते हैं, रासायनिक खाद उपयोग में लाई जाती है। क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति को तत्काल पूरा करने के लिए, बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद यूज में लाई जाती है, जिसे हम उर्वरक कहते हैं। उर्वरक जैसे यूरिया है, DAP है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ये सब क्या है, ये उर्वरक है। दोस्तों इसी के साथ एक बात और बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो यूरिया होगा। वो कौन सा होगा, यूरिया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं फसल एवं अनाज का भंडारण। तो इसमें क्या है, जैसे जो सब्जियां हैं, फल हैं, इनको हम शीतगृह में मतलब ठंडे स्थानों पर रख करके इनकी सुरक्षा करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन्हें जब गर्म स्थानों पर रख देते हैं तो ये सड़ने गलने लगते हैं, इसलिए इनका सुरक्षा करने के लिए इन्हें ठंडे ग्रह स्थानों पर रखते हैं। अनाज को कीटों से, चूहों से, बरसात से बचाने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह में रखते हैं, और जब भंडार गृह में रखते हैं तो उनके साथ कुछ कीटनाशक दवाइयाँ भी लगा देते हैं। जैसे अगर देखें तो बड़े बड़े भंडार गृहों में लाखों टन अनाज पड़ा रहता है, जिसे बचाने के लिए हम कीटनाशक दवाइयों का भी यूज करते हैं। अगर गांव की बात करें तो गांव में अनाज जो होता है, गांव में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कुठला या ड्रम का यूज करते हैं, और इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कभी कभी नीम की पत्तियां डाल देते हैं, नीम की पत्ती, और कभी कभी क्या करते हैं, कुछ कीटनाशक भी डाल देते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ भी डाल देते हैं। तो इस तरह से हम फसल और अनाज का भंडारण सुरक्षित रूप से कर पाते हैं। और आगे देखते हैं तो जैसे रोगाणुनाशक रसायन भी होते हैं, जैसे DDT होता है, BSC होता है, मिथाइल पैराथियाइन होता है। ये सभी प्रकार के क्या होते हैं, अनाज और फसल की सुरक्षा करने वाले होते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त होता है ये चैप्टर, और इसके बाद हम इसके कुछ प्रश्न लाए हैं जो आप सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहला है संश्लेषित रेशा क्या है, दूसरा है साबुन और अपमार्जक में अंतर कीजिए, अगला है प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक का वर्गीकरण कीजिए, कांच क्या है, कांच के प्रकार बताइए। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।